एनडीटीवी ग्रुप के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली खुशियों के साथ उम्मीदों का त्योहार है और उम्मीद समृद्धि की होती है। लेकिन समृद्धि आएगी कैसे? समृद्धि के लिए हमें चाहिए कि हमारा अप्रोच सही हो, हमारी डायरेक्शन सटीक हो। इन्वेस्टमेंट से समृद्धि का सफर तय करने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अहम टूल हैं। आज के इस दिवाली स्पेशल शो में हम बात करेंगे इसी टूल की, थोड़ा मार्केट भी डिस्कस करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी अगली दिवाली इस बार से ज़्यादा समृद्ध हो, ज़्यादा खुशहाल हो। आपकी और हमारी दिवाली बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तीन बेहद खास मेहमान हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज एमडी और सीईओज हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में वेल्थ क्रिएशन की नई परिभाषा गढ़ी है। मेरे साथ हैं नीलेश शाह जो एमडी हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के, साथ में है स्वरूप मोहंती जो वाइस चेयरमैन एंड सीईओ हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, और आशीष सुमैया जो सीईओ हैं वाइट ओक कैपिटल एएमसी के। नीलेश सर, आशीष सर, स्वरूप सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहला सवाल मैं नीलेश सर आपसे रखना चाहता हूं कि पिछला जो संवत रहा 2080 का, वो इन्वेस्टमेंट और मार्केट के लिहाज से कैसा रहा? पिछला संवत तो बहुत अच्छा रहा। लोगों ने हर एसेट क्लास में रिटर्न बनाए, डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, तो अनडाउटेबली ये लोगों की उम्मीद से काफ़ी खुशहाल रहा। एंड इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो पिछले 1 संवत में या 5 संवत में देखा है, वैसा रिटर्न आने वाले संवत में आए उतनी उम्मीद मत करना। आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडरेट करनी पड़ेगी। जी, रिटर्न की कितनी उम्मीद करें ये भी आपसे समझेंगे सर। स्वरूप सर, एक सवाल आपसे एसआईपी के ट्रेंड को लेकर कि पिछले संवत में एसआईपी के ट्रेंड में क्या बदलाव आपने देखा है? अगर हम डेटा देखें तो डेटा में दिखता है कि एयूएम जो है वो 46 लाख करोड़ से बढ़ के 67 लाख करोड़ के आसपास आ गए हैं। एसआईपी इन्फ्लो भी 16,000 करोड़ से बढ़ के 24,000 करोड़ के आसपास आ गए। सो मैं ट्रेंड के बारे में समझना चाहता हूँ कि क्या बदला है लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, एसआईपी को लेकर लोगों के नज़रिए में क्या बदला है? कि भारत ना एक प्री कोविड भारत था और पोस्ट कोविड भारत हो चुका है। प्री कोविड भारत ज़्यादातर लोग फिक्स्ड एसेट्स में निवेश करते थे, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये डेटा कहला रहा है। ये तो शुरुआत है मेरे हिसाब से, और एसआईपी एक ही ज़रिया होगा जिसपे ये चेंज बहुत बड़ा होके उभर के आएगा। ये 24-25 हज़ार अभी हुआ है, सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, अभी तो 10 करोड़ बनने हैं, 15 करोड़ बनने हैं। अगर ये 5-10 जो इंक्रीमेंटल डेटा आएगा उसमें ज़्यादातर लोग एसआईपी के ज़रिए ही निवेश करेंगे, जो एक सटीक रास्ता है कैपिटल मार्केट्स में निवेश करने का। ये जो एक प्रोसेस है वो ज़्यादातर लोग समझने लगे हैं, और जितना ज़्यादा समझेंगे उतना भारत का ग्रोथ अपने खुद के लाइफ में लाने का ये एक बेस्ट उपाय है। मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ। बिल्कुल। आशीष सर, क्योंकि यूथ से आप काफ़ी इंटरेक्ट करते रहते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि यूथ्स का जो रवैया है, एक तरीका है कंज्यूमरिज्म का बढ़ने का, कि वहाँ वो लग्जरी ब्रांड्स को कंज्यूम करते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन दूसरा एक यूथ है जो इन्वेस्टमेंट की तरफ वाकई सीरियस है। तो आप ये प्रोपोर्शन कैसे देखते हैं यूथ्स का? क्या यूथ्स वाकई इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, पोस्ट कोविड खासकर? एक्चुअली एक अंग्रेजी में कहावत है, फिर उसका मैं हिंदी में बताता हूँ, जैसे हैबिट्स चेंज विद जनरेशंस। सो क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन और जनरेशन चेंज होते हैं, तो जैसे क्या है कि समझो मैंने 26 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया, तो मेरे परिवार में मदर वगैरह हैं, इन्होंने मुझे समझाया कि बेटा स्टेट बैंक में जाके पीपीएफ का एक अकाउंट खोलो, तो जो तनख्वाह से कटता है वो ठीक है, और बचाना है तो सेव करो, या एनएससी, केवीपी, पोस्ट ऑफिस, ये सब होता था। अभी का जो जनरेशन है उसमें आप देखिए 3 मेजर चेंज है। एक तो मैंने बोल दिया हैबिट्स चेंज विद जनरेशन, दूसरा चेंज मैं आपको बोल दूँ कि इंटरेस्ट रेट इस कदर डीरेगुलेट होकर इंटरेस्ट रेट इस कदर गिर गए हैं कि भाई जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो आरबीआई का बॉन्ड 12% टैक्स फ्री देता था, और क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इशू होता था, रिस्क फ्री भी होता था वो, राइट। अब आप देखो टैक्स फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिस्क फ्री रेट 6.5% चल रहा है, राइट। सो इंटरेस्ट रेट गिर गए, हैबिट्स चेंज हो गई। और तीसरा, आज के आप किसी यूथ को या बच्चे को आप बोल दो कि बेटा आप पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा लगाइए, आपको 12% मिलेगा, बोलेगा भाई उसका यूआई यूएक्स खराब है, नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो क्या है कि जो यंग जनरेशन अभी मार्केट में आ रहा है, वो तो हमारे इतने समय से पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, इतने समय से रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर, रेगुलेशन, मार्केट, पूरी इकोनॉमी, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आज का यंग जनरेशन अगर हम सोचते हैं कि ऐसे बिहेव करेगा जैसे हम बिहेव करते थे, अच्छा अब इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशन लेवल, इनका एम्बिशन, जो इंडिया इन्होंने देखा है, जो इंडिया हमने देखा है, जिस रेगुलेशन फ्रेमवर्क और जिस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में ये लोग आए हैं वर्सेस जो हम लोग थे, तो मेरे को लग रहा है सभी कुछ चेंज हो गया है। हमारे जनरेशन के बहुत लोग ऐसा सोचने की गलती करते हैं कि ये यंग लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में तेज़ी है,
देखिए मार्केट की तेज़ी से कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है, लेकिन खासकर ज़्यादा यंग लोग मार्केट में इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि पूरा कंट्री और मार्केट का स्ट्रक्चर और ये सब कुछ ही चेंज हो गया है। और क्या है कि हर जनरेशन को लगता है कि आने वाला जनरेशन इमेच्योर है, बट दुनिया की हिस्ट्री ये नहीं बताती है। बिल्कुल, हिस्ट्री कुछ और बताती है एक्चुअली। एग्जैक्टली, सही बात है। नीलेश सर, आपने रिटर्न की बात कही कि इस साल में रिटर्न को लेकर थोड़ा मॉडरेट रहना पड़ेगा। तो रिटर्न का एक फॉर्मूला जो हम लोग जब कॉमर्स पढ़ना शुरू कर रहे थे तो एक दिखाया जाता था कि जीडीपी की ग्रोथ प्लस उसके ऊपर आप जोड़ दीजिए कि आपकी इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है और उसके ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो आपको मिलता है। इस बार ये क्या रेंज रहने वाला है? क्या रिस्क रिवॉर्ड को जीरो रखना होगा या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे चलना होगा? ऐसा रिटर्न कुछ होगा? एक ये इक्वेशन लॉन्ग पीरियड के ऊपर हावी होता है, हर साल नहीं होता। दूसरी चीज़, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मॉडरेट करनी पड़ेगी। पिछले 5 सालों में हर तीसरा स्टॉक 5वें स्टॉक में से डबल हो गया है। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद बहुत ही कम है। मार्केट में नेवर से नेवर कहा जाता है, लेकिन एक रैशनल उम्मीद, एक रैशनल एक्सपेक्टेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरी तो इस संवत की यही हिदायत है, बाय फॉर लॉन्ग टर्म, मेंटेन योर धर्मा ऑफ असेट एलोकेशन, डेट, इक्विटी, गोल्ड सभी में निवेश करिए। एंड तीसरा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मॉडरेट करिए। बिल्कुल, ये सही है। एक तरीका ये भी है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें और ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। स्वरूप सर, आपसे समझना चाहता हूँ कि एसआईपी जब हम करते हैं या कोई भी जब यूथ करता है तो क्या वो गोल बेस्ड होनी ज़रूरी है? क्या एक गोल रख के ही एसआईपी करना चाहिए तब हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं, या फिर हम एसआईपी एक रेगुलर सेविंग की तरह जैसे एफडी करते हैं उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हाँ क्या गोल होगा, इस पैसे से जब मिलेगा तो क्या करेंगे हम? क्या वो करना तरीका सही होगा या फिर गोल बेस्ड एसआईपी रखना सही होगा? कि मैं ये मानता हूँ हर एक निवेश अपने लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक निवेश के साथ एक क्यों जुड़ना चाहिए। अगर आप क्यों निवेश करते नहीं जानते हैं तो इन्वेरिएबली कहाँ निवेश करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक क्यों जोड़ देते हैं तो कहाँ निवेश करना बहुत आसान हो जाता है और वो प्रोसेस आपके लाइफ का लिए एक मीनिंग बन जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट को टेंजिबल बनाने के लिए एक क्यों जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। एक लाइफ, एक कोई भी आदमी का एक अगर फाइनेंशियल प्लान देखें, उनका गोल होता है स्टार, या खुद स्टार तक जाएं या एक प्रोफेशनल को ले जाएं जो आपको स्टार के तक ले सकते हैं। नहीं तो अगर वेल्थ भी क्रिएट करना चाहता है वो वेल्थ को भी डिफाइन कर दे, उससे फिर कितना रिटर्न चाहिए होगा वो आसान हो जाएगा। कभी कभी वो रिटर्न आपको खुद लगेगा कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो गोल ही गलत है। जब तक गोल नहीं डालते हैं तो आपका निवेश हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो फिर एक आपके लाइफ के साथ जुड़ नहीं सकता है। इस बाय सिंपल एग्जांपल है, अगर आप जुड़ें गोल के साथ तो आपका निवेश एक फ्रूटफुल जो आपके लाइफ के साथ एक मायने रखता हो, और सबका लाइफ के मायने अलग है निवेश, और सबके लाइफ स्टेज के हिसाब से मायने भी चेंज होता है, राइट। एक गोल अगर होता है तो आप उसको जज कर सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ऐसे जैसे लास्ट ईयर चला गया, फिर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसका एक परख के आप रिव्यू बैलेंस भी कर सकते हैं। नहीं तो एक माइंडलेस जर्नी हो सकता है। बिल्कुल। आशीष सर, आपने यूथ्स की बात कही कि वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन एक डेटा से भी काफ़ी पीछे आया था जिसमें उसने बोला कि एफएनओ में जितने ट्रेडर्स हैं वो 93% पैसा कमाते हैं। और जो उसमें जो ये तो बेसिक हेडलाइन थी जो हमने कोट की, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला डेटा था वो कि इनमें से भी 75% दोबारा आते हैं। अब ये जो यूथ है इसे एसआईपी करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे? इसे एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि प्रीच नहीं करना। जैसे जो अभी जो यंग लोग हैं, आप या हम भी जब यंग थे, अगर आपको ऐसा बोलेंगे ना बेटा ऐसा मत करना, तो आई डोंट थिंक, देखिए सबके अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना सीखने का तरीका है। आप प्रीच करेंगे, भाषण देंगे, कुछ लोग सुन लेंगे, राइट, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो मैं जितने भी यंग लोग हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आपको एक्सपीरियंस करना आप कर लो, लेकिन रिस्क कभी ऐसा मत लेना कि तुम्हारा मार्केट से तुमको बाहर ही फेंक दे। ऐसा रिस्क मत लेना कि जो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। ऐसा रिस्क मत लेना कि भाई जिससे तुम्हारा रात की नींद उड़ जाए। ऐसा रिस्क मत लेना कि भाई जिससे फैमिली ख़राब हो जाए, राइट। देखिए क्या है कि सीखने, मतलब सबका अपना अपना जर्नी है मार्केट में आने का। कुछ लोग सीधे सीधे एसआईपी करके आ जाते हैं, कुछ लोग अच्छी कंपनियों के शेयर ले लेते हैं, बहुत सारे लोग आजकल दिख रहा है एफएनओ कर रहे हैं। अब वो उनका जर्नी है, वो सीखेंगे,
अगर हम किसी को कितना भी बोल दें, देखिए डेटा तो पब्लिश हो ही रहा है, डेटा पब्लिश होने के पहले भी हमको पता है, राइट। हम लोग तो, हमारी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, SIP करो, SIP करो, कितने समय से चल रहा है और हमको उसकी सफलता मिल भी रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी अपनी अलग जर्नी है, तो वो भी सीख के आएंगे फिर। तो जब तक सीख रहे हैं मैं उनको इतना ही बोलूँगा कि भाई कोई ऐसा रिस्क मत लेना जो झेल ही नहीं सको आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, एक कि आप डायरेक्टली लार्ज कैप में चले गए, मिड कैप में चले गए, स्मॉल कैप में चले गए, लेकिन नया थीमेटिक फंड्स आ गए हैं, सेक्टोरल फंड्स आ गए हैं। सो ये ट्रेंड जो है वो कितना इस वक्त आपको ज़्यादा दिख रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेज करते हैं स्वरूप सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो थीमेटिक क्या ओवर पावर कर रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, सेक्टोरल फंड्स की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, और क्या ये ठीक भी है? ये थीमेटिक या कुछ हावी नहीं हो रहा है, पास्ट रिटर्न्स हावी हो रहे हैं राइट। वो सिर्फ थीमेटिक तक हम सीमित नहीं रखते हैं। मैं ये मानता हूँ आपका फ्यूचर एलोकेशन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पास्ट रिटर्न्स हो तो शायद बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग, जो डेटा आ रहा है, वो लास्ट 1 ईयर रिटर्न खरीदते हैं और लास्ट 1 ईयर अंडर परफॉर्मेंस को बेचते हैं, राइट। वो अगर उल्टा कर दें तो लाइफ और एलोकेशन शायद बेहतर हों। आज के डेट में कुछ पॉकेट्स में थीमेटिक्स कुछ चल रहे हैं, इसमें कुछ थीमेटिक में एलोकेशन हो जाता है, तो बट उस पर थोड़ा परखें, थोड़ा समझें। हर एक प्रोडक्ट का एक रिस्क प्रोफाइल है, और ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा म्यूचुअल फंड ऐसे एक ही प्रोडक्ट है जो रिस्क पूरा टेबल पे डालता है और खुला डालता है। उसको थोड़ा पढ़ें। एवरी फंड का एक निवेश का एक जर्नी होता है, उसके साथ जुड़ें। जब आप अपना क्यों पूछे ना, वो क्यों को वो क्यों से जोड़ देंगे तो आपका निवेश का जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ये थीमेटिक का दिन नहीं चल रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस का दिन है। तो पहले जो फर्स्ट हाफ का इंटरव्यू थोड़ा नीलेश भाई ने कहा है कि जो मिल गया, आगे जाके मिलेगा कि नहीं, हम भी ये लिख के देते हैं कि आगे शायद नहीं मिलेगा। वो सब जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं, थोड़ा वो ठीक से पढ़ें। ये सब दिन वो वर्ड्स याद रहने चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। नीलेश सर, जब मार्केट में कोई आता है, चाहे वो SIP के जरिए है या फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए है, तो बड़ी थीम को सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। आपने भी जब इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की होगी, आपने थीम सेलेक्ट किए होंगे। इस वक्त जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर हैं, वो नई थीम कैसे सेलेक्ट करें, क्या देखें वो, और उसके हिसाब से नई थीम और नए सेक्टर सेलेक्ट करें वो? सो मार्केट में अच्छा निवेशक बनने के लिए टॉप और बॉटम दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। आपने थीम अच्छी पकड़ ली बट मैनेजमेंट बुरा पकड़ लिया तो उसमें पैसे नहीं बनेंगे। तो थीम के साथ साथ मैनेजमेंट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर भी ध्यान देना। थीम वाइज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि फेयरली वैल्यूड मार्केट है, तो जो चीज़ें क्वालिटी वाली है वहाँ पे अच्छा लग रहा है। जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक ज़्यादा है, डिवर्सिफाइड ओनरशिप है, प्राइसेस मैनिपुलेटेड नहीं है, वो अच्छा लगता है। और जहाँ पे वैल्यूएशंस आपके फेवर में है वो अच्छा लगता है। अब ये तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर ले, क्वालिटी ओवर मोमेंटम, हाई फ्लोटिंग स्टॉक ओवर कॉन्सेंट्रेटेड लो फ्लोटिंग स्टॉक, एंड रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो आपको बैंकिंग, IT, फार्मा, टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट एंड कंज्यूमर स्टेपल में से अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े महंगे लग रहे हैं तो आपको सावधानी से निवेश करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम दिवाली पे बैठे हैं और अगली दिवाली तक के प्लानिंग भी बता रहे हैं, यूथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके लिए क्या होनी चाहिए? एक्चुअली मैं ये देखता हूँ आजकल ये वर्ड हर जगह पे आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, फायर, इस तरीके का। बट मैं समझ सकता हूँ कि आज का यूथ इसके बारे में क्यों बात करता है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। मतलब हम लोग जब थे तो हम सोचते थे कि बढ़िया नौकरी अगर लग जाए तो फिर सीट बेल्ट पहन के बैठ जाओ, मतलब अपना पूरा करियर निकालो। मेरे को 25 साल हो गए, मैंने इतने सारे जॉब्स चेंज नहीं किए अभी तक, राइट। हम सभी ने बहुत कम जॉब्स किए हैं अभी तक के। लेकिन आजकल जो यूथ है इनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, तो इनको लगता है कि भाई अपना तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही यूथ है जो हमको बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डॉलर भी नहीं चलेगा, बिटकॉइन चलेगा। तो जो लोग हमको सिखा रहे हैं कि दुनिया में बहुत उथल पाथल होगी, वही लोग हमको ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 40 साल की उम्र में 2-5 करोड़ आएगा ना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो ये रिकनसाइल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत बदलने वाली है तो आप अपना फायर का कॉर्पस कौन से करेंसी में सेव करने वाले हो? इंडिया में रखने वाले हो, US में रखने वाले हो?
बिल्कुल। तो आई थिंक ये रोमांटिक कंसेप्ट है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो भाई मेरा रिटायरमेंट तो मेरे को विजिबल नहीं है। जब तक मैं रेलेवेंट हूँ तब तक मैं काम करूँगा। बिल्कुल। स्वरूप सर, SIP को लेकर एक टर्म है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और समझना ज़रूरी है, खासकर जो हमारे दर्शक हैं कई बार इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। SIP टॉपअप या आप एक स्टेप अप SIP भी उसको कहते हैं टर्म्स में, वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसका अगर कोई आप बेनिफिट कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन बता सकें मोटा मोटी। एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इनफैक्ट मेरा अगर सबसे हिट ट्वीट रहा है इन माय शॉर्ट करियर ऑन ट्विटर वो यही रहा है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 35,000 का SIP, आप 10% रिटर्न, अब 10% बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं शायद मेरे ऊपर, बट 35,000 का SIP अगर 10% रिटर्न रख के 10 साल चलाएं तो कुछ 70 लाख या 70,50,000 बनता है। 35,000 का SIP आप 10% टॉपअप करते हो, एट 10% रिटर्न 1 करोड़ बनता है, 30 लाख का चेंज आता है उसमें। तो 10% का टॉपअप कोई बड़ा बात नहीं है, बट आपके फाइनेंशियल गोल्स आप थोड़े जल्दी कर सकते हैं थ्रू टॉपअप। अगर मार्केट्स नीचे ऊपर हो रहे हैं, थोड़ा टॉपअप के ज़रिए आप बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। अगर प्रेडिक्शन है कि रिटर्न अभी थोड़ा मिटिगेट करना पड़ेगा, अगर वो रिटर्न के लिए आपको चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा SIP बढ़ा सकते हो। और ये सब कैलकुलेशंस है, मैं म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। थोड़ा ये मैथमेटिक्स आप सीख लेना तो बहुत ही पावरफुल चेंज आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं बहुत जल्दी। तो जितना जल्दी आप इसके बारे में पढ़ें, और ये सब गूगल में मिलता है, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सीख सकते हैं, अपना फ़ोन से सीख सकते हैं। बट एक्सट्रीमली पावरफुल टूल विच कैन एनहेंस द फाइनेंशियल जर्नी। इससे आप नज़रअंदाज ना करें, इससे आप अंडर एस्टिमेट ना करें। बिल्कुल। एक सवाल मैं, अब चूँकि समय की कमी है, पाबंदी है समय की, तो मैं एक सवाल तीनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दो सेक्टर्स अगर हमें चूज़ करने हो अगली दिवाली के लिए जहाँ आप फंड मैनेजर के तौर पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 2 सेक्टर्स कौन होंगे? नीलेश सर, मैं आपसे शुरू करूँगा। मेरे हिसाब से डिवर्सिफाइड ओनरशिप रखिए। अगर आपको मुझसे सलाह लेनी पड़े कि कौन से 2 सेक्टर अच्छे करेंगे, तो बेहतर है कि आप डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करिए। इससे आपको एक हौसला रहेगा लंबी अवधि के लिए निवेश करने का। बिल्कुल। स्वरूप सर, क्या आप कोई 2 सेक्टर चूज़ करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर ये 2 सेक्टर्स का ही साल है? नहीं, 1 ईयर तो मुझे नहीं पता, इतना ज्ञान होता तो मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं रहता, अपना धंधा कर लेता। बट हाउस व्यू है कि यहाँ से हमें प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं और हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है, कंजम्पशन थोड़ा री रेट हो रहा है, ये 3 में ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे जो शायद लास्ट 2-3 साल में नहीं चले हैं। बिल्कुल। आशीष सर, आपका व्यूज़ पे? आई थिंक जो नीलेश भाई ने स्टार्टिंग में बताया था ना, देखिए मार्केट में एक और तरीका से आपको डेटा को जैसे बताया कि भाई डाइवर्सिफाइड ओनरशिप, लिक्विडिटी, तो ये सब चीज़ों का अगर मैं समावेश में बोलूँ कि भाई गवर्नेंस, पिछले 3 साल से मार्केट है ना वो फ्री कैश फ्लो के बजाय ऑर्डर बुक पे फोकस कर रहा है। पिछले 3 साल में लोग को लग रहा है कि भाई खाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या PSU चलेगा, प्राइवेट सेक्टर, राइट। पिछले 3 साल में लोग ये समझते हैं कि भाई चोर बने मोर बोलते हैं ना, कि भाई मार्केट चल रहा है तो सब कुछ चलता है, राइट। तो पिछले 3 साल में मार्केट एंटी गवर्नेंस है। आपको वापस गुड गवर्नेंस, गुड क्वालिटी, गुड बिजनेसेस पे आना पड़ेगा। और जो स्वरूप ने भी सेक्टर्स बताए, नॉर्मली ये अच्छी गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक्चुअली कंसेंसस वही बताता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज समय देने के लिए। आप स्टूडियोज़ में आए और आपने समय दिया, दर्शकों का भी काफ़ी मार्गदर्शन हुआ, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज। इसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आप तीनों को हैप्पी दीपावली पूरे NDTV के दर्शकों की तरफ से, NDTV की टीम की तरफ से। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।